प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका सामाजिक विज्ञान का शिक्षक लाखन सिंह हूँ। यह वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए बनाई गई है। सभी 10वीं कक्षा के बच्चे इस वीडियो को देखकर ज्ञान का भरपूर लाभ उठाएं। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने से पहले आप अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन ले लें, ताकि ज़रूरत के अनुसार जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे अपने कॉपी में लिखते रहें। धन्यवाद। यह वर्कशीट डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD ऑफ दिल्ली द्वारा बनाई गई है। यह वर्कशीट नंबर 24 है। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में अखाद्य फसलों के बारे में बताया गया है। जो कि हम सभी जानते हैं, अखाद्य फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते, जैसे कि रबड़, कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम। आइए हम जानते हैं इन अखाद्य फसलों के बारे में कि इनके प्रमुख उत्पादित राज्य कौन से हैं, इन फसलों को उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, विश्व में भारत का क्या स्थान है और भी महत्वपूर्ण चीज़ें। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करते हैं रबड़ की। आप देख सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, रबड़ हमें लेटेक्स नाम के एक सफ़ेद दूध की तरह दिखने वाले केमिकल से मिलता है। इस पेड़ का नाम हेविया ब्राज़िलियनसिस होता है। वैसे तो रबड़ के प्यारे बच्चों 400 से अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा रबड़ इस हेविया ब्राज़िलियनसिस पेड़ से मिलती है। इस लेटेक्स केमिकल को धीरे धीरे के बूंद करके इकट्ठा किया जाता है। जब यह सफ़ेद तरह का तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है तो इसमें से रबड़ बना ली जाती है। आगे हम देखेंगे रबड़ के उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं। भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और नम्र व आर्द्र जलवायु चाहिए। अब आप सोचेंगे प्यारे बच्चों कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, हम वर्षा को सेंटीमीटर में कैसे माप सकते हैं? आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, वर्षा को मापने का यह यंत्र होता है जिसे हम अंग्रेजी में रेन गॉज बोलते हैं और हिंदी में वर्षा मापक यंत्र बोलते हैं। इस यंत्र को हम खुले स्थान पर और ऊंचे स्थान पर रख देते हैं। आप ये यंत्र यहाँ पर देख रहे हैं। इस यंत्र को हम खुले स्थान पर रख देते हैं। जब भी वर्षा होती है तो इसमें पानी गिरता है, तो इसमें पानी जितना इकट्ठा हो जाता है उस हिसाब से हम वर्षा को माप लेते हैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर में। तो जहाँ पर जिन क्षेत्रों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है या 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है या 200 सेंटीमीटर से कम होती है, हम इस वर्षा मापक यंत्र द्वारा उसको माप लेते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। रबड़ के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान और मेघालय की गारो पहाड़ियाँ। आप मैप में देख सकते हैं प्यारे बच्चों, रबड़ के उत्पादित राज्य। सबसे पहले हम देखेंगे केरल, जो कि यहाँ पर है, फिर तमिलनाडु, जो कि यहाँ पर है। मैप में आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि यहाँ पर है, और मेघालय की गारो पहाड़ियाँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है प्यारे बच्चों। इन क्षेत्रों में जो क्षेत्र यहाँ पर मार्क किए गए हैं, इन क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन में भारत का विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों में भारत का 5वां स्थान है।
आइए प्यारे बच्चों, अब आगे हम कपास की बात करेंगे। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब प्यारे बच्चों, कपास वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उग जाएगा जहाँ पर काली मिट्टी बहुतायत में होगी। ठीक है, इसके लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा चाहिए। ये हम देख सकते हैं कपास का पौधा, किस तरीके से कपास की खेती की जाती है। आप इस मैप में देख सकते हैं कपास का पौधा, इसमें से कपास निकाला जाता है। आइए अब हम इसके राज्य देखते हैं कहाँ कहाँ पर कपास की खेती की जाती है। तो प्यारे बच्चों, कपास की खेती आप देखें महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में होती है और हरियाणा में होती है। इन क्षेत्रों में प्यारे बच्चों कपास का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं वापस वर्कशीट की ओर। कपास उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। इसके सबसे पहले साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे जूट की। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। इसे बढ़ने के लिए उच्च तापमान, जूट की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये जूट की फसल है। प्यारे बच्चों, जूट का प्रयोग आप सबको पता है, रेशे, बोरे, आप सब जानते हैं, तंबू, दरी, त्रिपाल, रस्सियाँ, ये सब बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे जूट किन किन राज्यों में उगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जूट की खेती आप मैप में देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, इन जगहों पर की जाती है। आप मैप में अच्छे से देख सकते हैं, मार्क लगाया गया है। बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जूट की खेती की जाती है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। इसको प्यारे बच्चों सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे कि इसको सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। उसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है, जिसे हम आगे चर्चा का विषय बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रबड़ की। अब हम जानेंगे रबड़ से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। रबड़ से मोटर के ट्यूब, टायर, आप सभी को पता है, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। कपास से हम सभी को पता है कि कपड़ा बनाया जाता है कपास से। जूट का भी हम बता चुके हैं, रेशे, बोरे, दरी, तंबू, त्रिपाल, रस्सियाँ, ये सब बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार की। सुधार की तत्कालिक आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक मुख्य चुनौती है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत एक उभरती हुई जनसंख्या का देश है। भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। इसलिए सरकार ने निम्नलिखित प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों की शुरुआत करी। इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे हरित क्रांति की। प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने प्रौद्योगिक एवं संस्थागत सुधारों को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में शुरू की थी,
जिसका श्रेय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलैग को जाता है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका श्रेय दिया जाता है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य फसल उत्पादन में वृद्धि है। रासायनिक उर्वरकों का हरित क्रांति में प्रयोग किया जाता है तथा उन्नतिशील बीजों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाता है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भारत देश में पैदावार हो। अब हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की। भारत देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में ई वर्गीस कुरियन के द्वारा की गई, जिसे कि श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है, श्वेत क्रांति के बदलाव, श्वेत क्रांति से भारत की डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आए। गरीब किसानों को रोजगार मिला और देश में स्वस्थ जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। प्यारे बच्चों, इस क्रांति के बाद जहां एक तरफ भारत में दूध की कमी थी, वहीं अब भारत में दूध उत्पादन में भारत का स्थान नंबर 1 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम समझ गए हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई, किस लिए की गई, इनके क्या उद्देश्य थे, इनके क्या परिणाम हुए, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। यह सब क्यों हुआ? प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार के कारण। जो ये सरकार ने सुधार किए उसमें पहला तो हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति का सुधार था। दूसरा सुधार जोतों की चकबंदी की गई, सहकारिता तथा जमींदारी को समाप्त करने की प्राथमिकता जो है सुनिश्चित की गई। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक चकबंदी खेत दिखाया गया है। जोतों की चकबंदी से अभिप्राय है कि छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया जाता है। जब हम छोटे छोटे खेत मिला देते हैं तो एक बड़ा खेत उनसे बना देते हैं। प्यारे बच्चों, यह कार्य सरकार का भू राजस्व विभाग करता है। क्या करता है बच्चों? पूरे के पूरे गांव में छोटी छोटी जमीन, जितनी भी जमीन है, उन सबका एक प्राइस तय किया जाता है। फिर किसान उस दिए हुए प्राइस पर अपनी जमीन को बेच देते हैं और उस बेची हुई जमीन से किसान जिनकी जमीनें अलग अलग पड़ी हुई है वो एक जगह जमीन इकट्ठी कर लेते हैं उनको खरीद कर। तो जहां पर वो अपनी एक बड़ी जमीन बना लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से, तो इसको हम दोस्तों प्यारे बच्चों चकबंदी बोलते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, फसल बीमा का प्रावधान किया गया, किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज प्राप्त करवाने के लिए ग्रामीण बैंकों, समितियों एवं बैंकों की स्थापना की गई। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट KCC तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा PAIS भी शुरू की। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए सहायता मूल्य एवं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीदो मूल्य की सरकार घोषणा करती है। प्यारे बच्चों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर पर एक नज़र डालेंगे। प्रश्न नंबर क, X एक रेशे वाली फसल है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतर उगती है। इसे उगने के लिए पारा रहित जलवायु और उच्च तापमान चाहिए। भारत के कौन से राज्य इसके प्रमुख उत्पादक हैं? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसका मतलब यहाँ पर कपास की फसल की बात की जा रही है जो कि काली मिट्टी में बेहतर उगती है। कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न नंबर ख,
वाई एक और रेशेदार फसल है, पर यह जमीन में नहीं उगती बल्कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है, जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। औरतें इस रेशे से बुनी गई साड़ियाँ पहनती हैं। प्यारे बच्चों, पहले हमने यहाँ पर अभी तक हमने यहाँ बात नहीं की थी। अब हम यहाँ बात करेंगे प्राकृतिक रेशम की। आप चित्र में देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको जो कीड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको कोकून का कीड़ा बोलते हैं। यह मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। इसी कोकून के कीड़े से हमें रेशम प्राप्त होती है, जो कि आप देख सकते हैं। इस व्यवसाय को रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर ख का उत्तर है रेशम वह रेशेदार फसल है जो जमीन पर नहीं उगती बल्कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आपको क्या लगता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसके 2 उपयोग बताइए और बाजार में इसकी मांग कम क्यों होती जा रही है? तो प्यारे बच्चों, जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्यारे बच्चों यह बहुत अधिक मजबूत होता है, बहुत अधिक कोमल, चमकदार और सफ़ेद होता है, इसीलिए जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके 2 उपयोग बताइए। इसके 2 उपयोग ऊपर भी दिए गए हैं, आप खुद से लिखेंगे। बाजार में इसकी मांग कम क्यों होती जा रही है, यह भी ऊपर बताया गया है, यह भी आप खुद से लिखेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। किशोर एक जमीन के टुकड़े पर खेती करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा सा किसान है। आपको क्या लगता है निम्नलिखित संस्थागत सुधारों से उसकी दशा किस प्रकार सुधरी है? सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण बैंक की। प्यारे बच्चों, ग्रामीण बैंक किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज प्राप्त करवाने के लिए प्यारे बच्चों, ग्रामीण बैंक किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर लोन देते हैं, जिससे किसान उस लोन से अपनी फसल को उगाने के लिए संबंधित बीज खरीदते हैं, रासायनिक उर्वरक खरीदते हैं और खेती करते हैं और उससे लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण बैंकों ने खेती फसलों को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। न्यूनतम निर्धारित मूल्य। भारत सरकार ने किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए एक फिक्स प्राइस निर्धारित किया गया है कि इस फसल को हम इस कीमत पर खरीद लेंगे, जिससे किसान इस तरीके से भयभीत नहीं होते कि हम फसल तैयार होने के बाद उसे कहाँ बेचेंगे। उसे सरकार अपने द्वारा निर्धारित की गई कीमत पर किसानों से खरीद लेती है। इस प्रकार न्यूनतम निर्धारित मूल्य के तहत प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों फसल बीमा के प्रावधान की। सरकार ने फसल बीमा का प्रावधान किसानों के लिए किया है। इस फसल बीमा प्रावधान में 1 से 5% तक बीमित राशि किसान को देनी होती है और शेष राशि में से 50% भारत सरकार तथा 50% राज्य सरकार वहन करती है। अर्थात किसान 1 से 5% तक अपनी फसल की जो बीमित राशि वो लेना चाहते हैं 1 से 5% तक किसान चुकाएंगे और बाकी की 50% केंद्र सरकार और राज्य सरकार चुकाएगी। अब इससे किसानों को क्या फायदा होगा? इससे किसानों को यह फायदा होगा कि कम वर्षा, विपरीत मौसम परिस्थितियों जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि में फसलों की उपज में होने वाले नुकसान से कृषकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
जिस फसल की बीमा राशि तय की गई है, अगर उस फसल को नुकसान हो जाता है तो बीमा कंपनी वह बीमा राशि किसानों को देती है। 15 दिन के अंदर इस क्लेम का भुगतान किया जाता है और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह एक बहुत अच्छा सरकार द्वारा उठाया गया कदम है जिससे कृषि की दशा एवं दिशा दोनों बदली है। किसान अब विपरीत मौसम परिस्थितियों से होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट के तीनों क्वेश्चन आंसर करके इसी ग्रुप में वापस भेजेंगे। अगली वर्कशीट अगली वीडियो में करवाई जाएगी। अभी के लिए धन्यवाद। आप सबसे उम्मीद की जाती है आप सभी मन लगाकर इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।